नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी क्लास में स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो विषय था वो था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक देखिए बीएसटीसी में फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासों में। फर्स्ट का हम एक बार रोक रहे हैं बीएसटीसी सेकंड के दो पेपरों में, और बीएड जो है, बीएड जो सेकंड है उन सेकंड के दो पेपरों में ये शामिल किए जाते हैं। और उन्हीं में शामिल किए जाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था समायोजन। समायोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। समायोजन किसे कहते हैं, क्या किस दौर से कहां से लेकर के कहां तक चला है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है अच्छे से। उसके बाद में अगर हम चर्चाएं करें हमारे साथ समायोजन में, तो समायोजन कल हमने पढ़ा था अच्छे समायोजन की विशेषताएं कि अच्छा समायोजन किसी होते की विशेषताओं में अगर हम देखें कल की क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि अनुकूलन की क्षमता होती है, सूझ और मूल्यांकन दर्शाते हैं अच्छे समायोजन वाले प्राणी। इस तरीके की कुछ एक विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी, और उसमें हमने कुछ शब्दों के बारे में चर्चाएं करनी थी। हमें उन शब्दों के बारे में जो चर्चाएं करनी थी उनमें देखिए हम लोगों ने डाला था कि समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ। इन अर्थों की बात करें, समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थों, इन अर्थों की बात करें तो हमारे सामने जो आता है वो निकल करके जो आता है वो निकल करके आता है सूझ। एक शब्द आता है जिसका नाम है सूझ। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा था सहज क्रिया। सहज क्रिया। उसके बाद में हमारे सामने था मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां। फिर था हमारे सामने, इसी में हमने जो पढ़ रहे थे समायोजन से संबंधित समय, सहज क्रिया, मूल प्रवृत्ति, सूझ, समय, संवेदना, और इसके अलावा मैं यहाँ पे डालूं एक शब्द कि सूझ, सहज क्रिया, मूल प्रवृत्तियां, समय, संवेदना, और इसके अलावा भी अगर हम चर्चाएं करें तो आदतें, आदतों के बारे में मैं यहाँ डालूं अभिवृत्ति। इन शब्दों के बारे में हमें चर्चाएं करनी थी। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है? अक्सर हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, अच्छी चीजें हम लोगों ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बहुत सी गलत रह जाती है। गलत रहने का कारण साथियों एक ही होता है कि हम क्या करते हैं, इन शब्दों के अर्थों को नहीं समझ पाते। जैसे इसमें एक शब्द और भी था हमारे सामने जो कल हमने उसकी विशेषताओं में पढ़ा था, अनुकूलन। अनुकूलन, ये शब्द हमारे सामने आते हैं। इसमें समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थों के बारे में अगर हम जानते हैं तो इन शब्दों का हमें सामना करना पड़ता है। और इन शब्दों में देखिए हमारे सामने पहला शब्द है सूझ। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सूझ किसे कहते हैं साथियों, इसके बारे में समझते हैं। सूझ, सूझ के बारे में मैंने कल भी लिखाया था। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी प्राणियों की संवेदना के द्वारा प्राप्त ज्ञान या फिर
या फिर प्राणी को किसी समस्या से बचने के लिए या फिर प्राणी को किसी समस्या के समाधान के लिए अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान सूझ कहलाता है। इस सूझ के बारे में चर्चाएं करने वाले जो विद्वानों के बारे में अगर हम कहें तो विद्वान थे गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी जो थे वो इस सूझ के बारे में चर्चाएं करते थे। सूझ गेस्टाल्टवाद का उदय होता है। देखिए गेस्टाल्टवाद, ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और ये जर्मन भाषा का जो शब्द है वो कहां से निकल करके आया है? जर्मनी से ही निकल करके आया है। जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद, जिसका अर्थ होता है, इस गेस्टाल्टवाद में शब्द के जो सूझ शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है साथियों। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है पूर्णाकृति, समग्राकार, आदि। ये बात है साथियों। गेस्टाल्ट शब्द जो है उसका जो उदय होता है वो 1912 ईस्वी में होता है। गेस्टाल्ट का वाद कब होता है? 1912 ईस्वी में उदय होता है। 1912 ईस्वी में इसका उदय होता है और इसका उदय होने के पश्चात इसका जो विलय होता है वो संज्ञानवाद में होता है। किसमें होता है? संज्ञानवाद में होता है। और जहां गेस्टाल्टवाद का नाम आता है वहां पे मैक्स वर्निमर कोटकोका कोर्टलेविंग कोहलर, इन विद्वानों के नाम शामिल किए जाते हैं। ये जो विद्वान थे वो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। सब जो जर्मनी में, मैंने कहा कि जर्मनी में इनका उदय होता है 1912 ईस्वी में और 1920 ईस्वी तक पूरे विश्व में और अमेरिका तक फैल जाता है। 1920 ईस्वी जब आती है 1920 ईस्वी में ये अमेरिका तक फैल जाता है। अमेरिका का हमने इसलिए पढ़ा कि मनोविज्ञान का जो उदय होता है, मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा जो रिसर्च की जाती है वो सबसे ज्यादा कहाँ की गई है? अमेरिका में की गई है। तो हम ये कहेंगे गेस्टाल्टवाद भी कहाँ तक पहुंच जाता है? अमेरिका तक पहुंच जाता है। अब हमने सूझ की बात कही। सूझ के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की कि प्राणियों की संवेदना के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान या फिर प्राणी को किसी समस्या के समाधान के लिए अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान, जब हमें किसी अचानक रूप से जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वो हमारा ज्ञान सूझ कहलाता है। सूझ को मानने वाले कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। अब ये सूझ का जो रूप होता है गेस्टाल्टवाद के रूप में, जिसे हम पूर्णाकार, पूर्णाकृति, समग्र या समग्राकृति कहते हैं, वो उसके बारे में जानने वाले जर्मनी के जो गेस्टाल्टवादी थे वो तो मेरा कहने का मतलब, हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि अपने व्यवहार में सूझ, अच्छे समायोजन वाले प्राणी अपने व्यवहार में सूझ या मूल्यांकन दर्शाते हैं। मेरी एक विशेषता थी, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो पहले कल वाले वीडियो में, कि अच्छे समायोजन वाले प्राणी
अच्छे समायोजन वाले प्राणी, अच्छे समायोजन वाले प्राणी अपने व्यवहार में अच्छे समायोजन वाले प्राणी अपने व्यवहार में सूझ मूल्यांकन, अपने व्यवहार में सूझ एवं मूल्यांकन प्रदर्शित करते हैं। सूझ मूल्यांकन प्रदर्शित करते हैं। ये बात कही थी हम लोगों ने, ये इसकी पहले वाली विशेषता में, और इसी को हम लोगों ने आज यहाँ पे पढ़ा है। अब हमारे सामने दो चीजें थी, एक समय जिसमें मूल्यांकन जो ऐड करते हैं, ये समायोजन में काम आने वाली मुख्य शब्दावलियां हैं। मूल्यांकन, अब देखिए साथियों, अच्छे समायोजन वाले प्राणी अपने व्यवहार में सूझ मूल्यांकन प्रदर्शित करते हैं। हमारे सामने जो शब्द जो आता था वो था सूझ, कि प्राणियों में संवेदना के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान या फिर प्राणी को किसी समस्या के समाधान के लिए अचानक होने वाला जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। तो इसी सूझ के बारे में हमने चर्चाएं की थी। अब मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूं साथियों, आपको सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि सूझ क्या होता है। सूझ होता है जब हमें अचानक हम किसी समस्या से घिर जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे सामने अनेकों समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं से प्राणी घिरा रहता है, और उन समस्याओं से जब हम घिर जाते हैं तो हमें क्या होता है कि अचानक से उसकी सफलता या हम समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। और साथियों, जब हम अचानक रूप से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो जब अचानक रूप से हमारे मस्तिष्क में वो समाधान मिल जाता है, उस समाधान का मिलना ही क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। ये हमारा पहला शब्द था साथियों। अगले शब्द के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, एक एक शब्द के बारे में हम तसल्ली से सीखेंगे ताकि आने वाले में किसी प्रकार अक्सर आदि क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन समझ में ना आने की वजह से गलत होते हैं। हमें याद है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमें इसलिए गलत हो जाते हैं कि वो हमारे समझ में नहीं आते, जबकि हम उसके बारे में पढ़ा हुआ होता है हमारा। फिर हम अक्सर कहते हैं कि हमारी तैयारी तो पूरी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाता है, किस वजह से? समझ में ना आने की वजह से। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है सहज क्रिया। सहज क्रिया किसे कहते हैं? सहज क्रिया देखिए, प्राणी का, मैं इसकी परिभाषा बनाऊं कि प्राणी का सहज क्रिया, प्राणी का अपने मानसिक संतुलन को, मानसिक स्वरूप को भूलकर अचानक शरीर का अचेतन रूपी, शरीर का अचेतन रूपी मस्तिष्क चेतन रूपी मस्तिष्क में, चेतन रूपी मस्तिष्क में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना सहज क्रिया कहलाता है। अब देखिए, ये तो हुई बुक की भाषा, और अब मेरे वाली देसी में समझिए आप लोग कि सहज क्रिया किसे कहते हैं। अचानक रूप से बैठे हुए हो गई, और बैठे बैठे आपने टीवी देख रहे हो, मान के चलिए,
और पास में चाय का कप है और अचानक से टीवी देखते देखते वो चाय का कप आपको याद नहीं रहा, चाय का कप आपके पास रखा हुआ था, उसमें अचानक से अंगुली का लगना और लगते ही उसका गर्म लगना। हमारी जो पहले क्या हुआ, हमारी ज्ञानेंद्रियां उसके बारे में नहीं जानती थी कि पास में चाय का कप है और उसको हमारे से गर्म लगेगा, उसको अगर हम छुएंगे तो ये हमारी जो त्वचा जो थी, ज्ञानेंद्रिय के रूप में हम त्वचा को भी पढ़ते हैं, वो संवेदना का भाग है, वो इस बारे में नहीं जानती थी। और जब हमने उसको टच किया और अचानक से उस अंगुली को हटाया, वो हमारी है सहज क्रिया। उसके बाद में मैं कहूँ छींक का आना अचानक रूप से, वो क्या है, सहज क्रिया है। उसके बाद में कहूँ कि हमारी माताएं बहनें जो घर में खाना पकाती हैं और खाना पकाते पकाते अचानक से तवे पे अंगुली का लगना और फिर अचानक से हटाना, वो क्या है, सहज क्रिया है। छींक का आना क्या है, सहज क्रिया। आंखों से पानी का आना क्या है, सहज क्रिया है। ये हमारा दूसरा शब्द काम में लिया जाता है, उसका नाम हमने यहाँ क्या दिया, सहज क्रिया। इसके कुछ एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ आप लोगों को कि आंखों से अचानक आंखों से अचानक आंखों से पानी का आना, छींक का आना, रोटियां बनाते हुए तवे पर अंगुली का लगना, अचानक से किसी गर्म वस्तु को छूना, किसी गर्म वस्तु को छूना, ये सभी क्रियाएं सहज क्रियाएं कहलाती है। ये साथियों हमारे सामने कौन सी क्रियाएं, सहज क्रियाएं। कि सहज क्रिया क्या है, प्राणी का अपने मानसिक स्वरूप को भूलकर अचानक सिर का चेतन रूपी मस्तिष्क में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, सहज क्रिया कहलाता है। ये तो बुद्धू की भाषा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। इन एग्जाम्पल में देखिए कि अचानक आंखों से पानी का आना, हम बैठे रहते हैं अचानक रूप से हमारी आंखों में पानी आ जाता है, वो क्या है, सहज क्रिया है। उसके बाद में छींक का आना, छींक कहीं पर भी आ जाती है ना, अचानक से आती है, वो छींक का आना क्या है, सहज क्रिया है। रोटियां बनाते हुए तवे पर अंगुली का लगना क्या है, अचानक तवे पे अंगुली लगी और जैसे लगी तो हमारी ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा थी उसने हमें ज्ञान करवाया किसका, गर्म का, कि यहाँ पे अंगुली गलत लग गई, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अचानक रोटियां बनाते हुए तवे पे अंगुली का लगना ही क्या है, सहज क्रिया है। उसके बाद अचानक से किसी गर्म वस्तु को छूना, ये सभी सहज क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं सहज क्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारे सामने जो था वो दूसरा शब्द था जिसका नाम हमने क्या क्या दिया था यहाँ पे, सहज क्रिया। अगला देखिए, अगला हमारे सामने आता है मूल प्रवृत्तियां।
प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियों को हम पढ़ते हैं संवेगों के साथ। किसके साथ पढ़ते हैं? मूल प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं संवेगों के साथ। मूल प्रवृत्तियां और संवेग दोनों चीजों को हम साथ में पढ़ते हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं और संवेग क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में हम पढ़े तो इनको समझना आप ध्यान से। पहले मूल प्रवृत्तियों के बारे में समझिए। प्राणियों में अपनी जाति के अनुसार प्राणियों में अपनी जाति के अनुसार जन्मजात गुणों का वंशक्रम में भी गुणों का एवं वंशक्रम का सामंजस्य होना ही मूल प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, अब मूल प्रवृत्ति की कुछ एक विशेषताएं सुनिए साथियों। मूल प्रवृत्तियों की वो इस तरीके से नहीं होती। मूल प्रवृत्तियों की कुछ एक अलग विशेषताएं होती हैं। उन अलग विशेषताओं में देखिए कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति एक जाति के जीवों में एक सी पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्ति एक जाति के जीवों में एक सी पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्ति एक जाति के जीवों में एक सी पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां जो है एक जाति में एक सी पाई जाती है। ये तीन मुख्य परिभाषाएं हैं। ये देखिए इनको हम पढ़ते हैं इसी तरीके से कि मूल प्रवृत्तियां जो है इनको ही समझिए। इस वीडियो में समय के अभाव के कारण मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, पहली बात ये। अब मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। दूसरी हमने यहाँ कहा कि मूल प्रवृत्ति एक जाति के जीवों में एक सी पाई जाती है। ये बात भी सत्य है। उसके बाद में मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन संभव है। मूल प्रवृत्तियां जो है उनमें क्या है? परिवर्तन संभव है। अब ये देखिए सर कि क्या होती हैं मूल प्रवृत्तियां। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूं कि मूल प्रवृत्तियां, जैसे मैं आपको यहाँ कहूं कि पक्षियों का उड़ना, पशुओं का पानी में तैरना, मनुष्यों का बोलना, ये क्या है? अब मैंने कहा कि एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं।
लेकिन उनमें परिवर्तन संभव है। ये बात ध्यान रखने योग्य है साथियों। एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, मैंने कहा। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि जो पक्षी हैं, पक्षी जाति है, उन पक्षी जाति के जो मूल प्रवृत्तियां हैं, पक्षियों के जो बच्चे होंगे उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे। पशुओं के जो बच्चे हैं वो पशुओं की भांति कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। उसके बाद ये मनुष्यों के जो बच्चे हैं वो मनुष्यों की भांति कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बात ये आप लोगों को नोट करवाई कि एक जाति के जीवों में एक सी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या संभव है? परिवर्तन संभव है। अब इसकी एक मुख्य परिभाषा ये बनती है कि प्राणियों में अपनी जाति के अनुसार जन्मजात गुणों एवं वंशक्रम का सामंजस्य होना। अब जन्मजात गुण क्या होते हैं? कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वो प्राणी को कभी, अब यहाँ मैं लिखूं कि मूल प्रवृत्तियां सिखा, ये समय के अभाव के कारण मैं इसी वीडियो को दोबारा से अगली वीडियो में जोड़ता हूँ। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत इसी के बाद।